हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेव्स डिसीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ग्रेव्स डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। ग्रेव्स डिसीज़ मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। किसमें एक्सप्लेन किया था? अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं जिसमें मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सप्लेन किया है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड हॉर्मोन्स का एक्सेस लेवल होना ब्लड में, उसका एक कॉमन कोज क्या है? ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज की वजह से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मोस्ट कॉमन कोज है। तो ग्रेव्स डिसीज इसको क्यों कहते हैं? ग्रेव्स डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट ग्रेव्स जो फिजिशियन थे, रॉबर्ट ग्रेव ने ये डिस्क्राइब की थी इस कंडीशन को, इसलिए इसको ग्रेव्स डिसीज का नाम दिया गया है। नाउ ग्रेव्स डिसीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसका काम क्या है? हमारी बॉडी को डिफेंड करना फॉरेन बॉडी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन तब हो जाती है जब हमारी इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाती है। तो ग्रेव्स डिसीज में भी ऐसे ही होता है। ऑटो इम्यून कंडीशन है ये। इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। एक्सेस लेवल हो जाता है थायराइड हार्मोन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। दैट लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स एक्सेस, थायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को बनाना। थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं? T3 एंड T4। ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 बोलते हैं, T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर कॉमनली हम थायरोक्सिन बोलते हैं। नाउ अ कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेस थायराइड हार्मोन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब थायराइड ग्लैंड क्या है? ये जो आप रेड कलर की देख रही हैं बटरफ्लाई शेप की, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको मेल में हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो एडम्स एप्पल के नीचे या फिर लैरिंक्स के बिलो ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे इसकी बैक पर क्या प्रेजेंट होती है? इसकी बैक पर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड ये कहाँ पर है? ये ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसके सराउंडिंग में ये प्रेजेंट है, बटरफ्लाई शेप की है। ये क्या बनाती है? T3 एंड T4 ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, ये मेन हॉर्मोन्स को ये प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड। अब अफेक्टिंग मोर वुमेन देन मैन। अब ये विमेन को क्यों ज्यादा इफेक्ट करती है मैन से? क्योंकि देखो वुमेन में क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनली एस्ट्रोजन की वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसमें मॉड्यूलेशन आ सकता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब ये जो ग्रेव्स डिसीज है ये ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए ये वुमेन में ज्यादा कॉमन होता है। अब व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? सबसे कॉमन कॉज क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म का? मींस थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा बनना। इसका सबसे कॉमन कॉज क्या है? वो क्या है? ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज सबसे कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हाइपोथायरॉयडिज्म का है। आयोडीन डेफिशिएंसी ये किस में होती है? आयोडीन की जब कमी होती है। आयोडीन किसके लिए जरूरी है? थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन डेफिशिएंसी एंड हाशिमोटो थायराइडाइटिस ये दोनों कॉमन कॉजेज किसके? हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। प्लस थायराइड कैंसर ये भी कॉज होता है, लेकिन सबसे कॉमन कॉज क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म का? दैट इज ग्रेव्स डिसीज। नाउ फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थायराइड हार्मोन्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो देखो थायराइड जो हार्मोन्स है बेसिकली वो हमारी बॉडी का स्पीड कंट्रोलर है, कि जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल और रेगुलेट करके रखता है, ताकि सारे जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मली होते रहें, सारे फंक्शन जो है राइट पेस पर चले, मतलब राइट स्पीड पर चले। तो सबसे फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना या फिर एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब जो भी हम फूड लेते हैं उसको बर्न करना किसमें? कैलोरीज में, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और ये कंट्रोल कौन करता है इसको? एक जो स्पीड जो इसकी होनी चाहिए वो कौन कंट्रोल करके रखता है? थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन किसके लिए एसेंशियल है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज रखने के लिए, उतना इंक्रीज कि जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती जाए, फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता जाए और एनर्जी प्रोड्यूस होती जाए। तो अब देखो आप ना इस फंक्शन से कोरिलेट करना कि जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ग्रेव्स डिसीज में क्या हो रहा है? थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है। थायराइड हार्मोन्स ऑलरेडी बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करके रखते हैं, इतना इंक्रीज करके रखते हैं इतने लेवल पर जितना हमारी बॉडी को जरूरत है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर थायराइड हार्मोन
और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, वो फास्ट रेट पर होंगी अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लो एंड स्लो, हाई एंड फास्ट, तो ये आपको याद रखना है। अब मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके साथ क्या होता है, कैलोरीज जल्दी जल्दी बर्न होती है, तो पर्सन को भूख तो बहुत लगती है लेकिन उसका वेट लॉस होता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। इसका उल्टा, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो कैलोरीज जल्दी बर्न नहीं होंगी, तो कैलोरीज बॉडी में ही रहेंगी, तो वेट गेन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। दूसरा था टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो कि वार्म है 37 डिग्री सेल्सियस, वो कौन मेंटेन कर रहा है यहाँ पर, थायराइड हॉर्मोन्स, बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन होगा तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि थायराइड हार्मोन जब हाई होता है तो हीट बर्दाश्त नहीं होती। क्यों, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो बहुत गर्मी लगती है, तो हीट इंटॉलरेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। वेयरएज अगर लो होगा तो क्या होगा कि कोल्ड इंटॉलरेंस, की हीट प्रोड्यूस नहीं होगी बॉडी में और ठंड लगेगी ज़्यादा। इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट पर इसका क्या इफेक्ट है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करके रखता है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके रखता है, ताकि हमारे पूरे बॉडी सेल्स को प्रॉपर ब्लड मिले। देन है डाइजेस्टिव फंक्शन। ये क्या करता है कि गट की जो मोटिलिटी और डाइजेशन है उसको बढ़ा के रखता है। बढ़ा के इन द सेंस इतना बढ़ाता है कि नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन का फंक्शन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि गट मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे डायरिया होता है, और अगर लो हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इसके लिए जरूरी है थायराइड हार्मोन। मसल एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन, हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है थायराइड हार्मोन। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा तो मसल वीकनेस होती है। मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो रिलैक्स नहीं कर सकता, पर्सन इरिटेट रहता है, उसको क्या रहता है, एंगर रहता है। वेयरएज अगर ये लो हो जाता है बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन तो पर्सन क्या चल जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है, फर्टिलिटी के लिए जरूरी है थायराइड हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वेट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि अगर थायराइड हार्मोन्स है वो एक नॉर्मल वेट मेंटेन करके रखते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वेट क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों होगा वेट लो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वेट लॉस होगा। वेयरएज अगर थायराइड हार्मोन का लेवल लो होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और वेट गेन होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी देखो, ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मली पढ़ते हैं क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये रेगुलेटरी सेंटर है, मतलब ये किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और यहां पर कौन सा पिट्यूटरी आएगा, यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी आएगा, क्योंकि जब हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। वेयरएज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जस्ट ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करके रखता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस है। हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस टीआरएच प्रोड्यूस करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज व्हाट, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है क्या रिलीज करने के लिए, T3 एंड T4। तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही T3 और T4 का हार्मोन्स क्या हुआ, ये जैसे सेल्स ने यूज कर लिया, यूज हो गया बाय सेल्स, तो इसका लेवल डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हुआ अगर T3 T4 का लेवल, तो ये इसको सेंस कौन कर लेता है, हाइपोथैलेमस सेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको सेंस करता है। जब हाइपोथैलेमस सेंस करेगा तो स्टिमुलेशन क्या जाएगी, टीआरएच रिलीज करने की, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा टीएसएच रिलीज करने के लिए, टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड T3 T4
रिलीज करेंगे। अब जैसे इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है T3 T4 का ब्लड में, तो ये क्या रिलीज करता है, ये सेंड करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स जैसे ही T3 T4 का लेवल हाई होता है तो ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब बहुत ज्यादा आपने हार्मोन्स रिलीज कर दिए और एंड ब्लड में इनका लेवल हाई हो गया, तो अब और सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए T3 T4 का जो लेवल है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो, अब जब हम हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रेव्स डिसीज की बात कर रहे हैं हम। ग्रेव्स डिसीज जो कि सबसे कॉमन कोज है हाइपरथायराइडिज्म का, इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रेव्स डिसीज है वहां क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ऑटो इम्यून कंडीशन है तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम का रोल है। इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज इसको बोलते हैं। क्या है ये, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ग्रेव्स डिसीज में प्रोड्यूस होती है TSI। अब ये जो TSI है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये किसकी कॉपी करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, ये यहाँ पर जो हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा है ये इसकी तरह वर्क करता है। इसकी तरह वर्क करता है तो ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। TSI थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करो। तो ये ऑटोइम्यून कंडीशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो TSI एंटीबॉडीज बना रहा है जो कि TSH की तरह काम करता है और थायराइड ग्लैंड को और स्टिमुलेट करता है कि आप T3 T4 रिलीज करो। अब इससे क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की कि एक तरफ से तो TSH भी है, एक तरफ से TSI आ गया है जो कि बार बार स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव T3 एंड T4, जिसकी वजह से T3 T4 का जो लेवल है वो क्या रहता है, बहुत इंक्रीज रहता है ब्लड में। अब इस TSI पर क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटर्नली इम्यून सिस्टम TSI बना रहा है। ये TSH नहीं है, ये TSI है जो कि इम्यून सिस्टम बना रहा है, बाहर से आई है, इसलिए इसका नेगेटिव फीडबैक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इसका लेवल ज्यादा हो रहा है तो चाहे ये नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस सेंस करेगा, TSI एंटीबॉडीज पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए T3 और T4 का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है ब्लड में। अब ये जो हाई ब्लड में जो हाई लेवल है T3 T4 का, अब ये नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है जिसका असर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पर हो रहा है लेकिन TSI पर नहीं हो रहा। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो TSH है उसके लेवल को लो करती है कि उसको पता लगता है कि T3 और T4 का लेवल क्या है, हाई है काफी ब्लड में, तो मैं TSH को लो कर दूं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कम स्टिमुलेट हो और T3 T4 का लेवल कम हो। ऐसा होता है लेकिन इसके होने से भी कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली थायराइड ग्लैंड को TSI स्टिमुलेट कर रही है जिसकी वजह से T3 T4 का लेवल ऑलवेज हाई रहता है इस कंडीशन में, ग्रेव्स डिसीज में। सो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फेल हो जाता है इसमें जिसकी वजह से परसिस्टेंट हाइपरथायराइडिज्म रहता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेव्स डिसीज। आपको ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेव्स डिसीज की डेवलपमेंट के लिए कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। तो एक है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, दूसरा है एंटी थायरॉइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज या फिर एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। तो देखो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज एंड एंटी थायरॉइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, जिसको एंटी TPO भी बोलते हैं, ये एंटीबॉडीज हाइपोथायरॉइडिज्म में प्रोड्यूस होती है, हाशिमोटोस डिसीज में। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज इसका राइट आंसर है, या फिर इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं जो कि ग्रेव्स डिसीज में ऑटो इम्यून कंडीशन कोज करता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर आपकी फैमिली को ग्रेव्स डिसीज थी तो आगे चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन को हो। फीमेल जेंडर बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून डिसीज, अगर पहले से ही कोई ऑटो इम्यून डिसीज है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो चांसेस है कि ये भी ट्रिगर हो सकती है। इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस या फिर स्मोकिंग ये भी ट्रिगर करता है ऑटो इम्यून कंडीशन। एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, अगर आयोडीन आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबे टाइम से सी फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हाइपरथायरॉइडिज्म या फिर ग्रेव्स डिसीज हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम। ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है। देखो कुछ तो जनरल हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स हैं जो किस वजह से हो रहे हैं, T3 T4 के ज्यादा लेवल की वजह से हो रहे हैं। T3 T4 ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, BMR ज्यादा रहेगा, वेट लॉस रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी,
डाइजेशन जो है वो फास्ट रहेगा, मोटिलिटी ज़्यादा रहेगी, डायरिया रहेंगे। तो ये सभी सिम्टम्स किसके हैं? हार्ट रेट, सब कुछ फास्ट रहेगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा, वो भी स्टिमुलेट रहेगा हमेशा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के साइंस हैं। सबसे पहले वेट लॉस, डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, खा रहा है बंदा लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, क्यों? कैलोरीज जल्दी बर्न हो रही है। क्यों हो रही है? मेटाबॉलिज्म फास्ट है। हीट इंटॉलरेंस, मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, गर्मी लगेगी तो हीट इंटॉलरेंस होगी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। इंक्रीज टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा। फटीग एंड मसल वीकनेस, क्यों? सब कुछ स्टिमुलेट है तो मसल क्या रहेंगे? टायर्ड रहेंगे, फटीग रहेंगे। और ट्रेमर्स भी रहेंगे। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी रिलैक्स नहीं है, तो ट्रेमर्स इसकी वजह से हो सकते हैं। पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, रिदमिया एंड हाइपरटेंशन। अब हार्ट में भी कुछ भी रिलैक्स नहीं है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट काफी इंक्रीज रहेगा, पाल्पिटेशंस रहेंगी, एरिदमियाज, इरेगुलर हार्ट रिदम्स रह सकती हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। और नर्वस सिस्टम में क्या होगा? एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, इसमें पर्सन बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह पाएगा। वार्म रहेगी स्किन, मॉइस्ट रहेगी, और जो हेयर है वो फाइन और ब्रिटल रहेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं ग्रेव्स डिसीज के। स्पेसिफिक मतलब जिससे हमें पता चलता है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म तो है लेकिन कौन सा है? ग्रेव्स डिसीज है। अब ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है? ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी इसको बोलते हैं। ऑफ्थेल्मो का मतलब होता है आइज, ऑफ्थेल्मोपैथी। इसमें क्या होता है? एक्सोफ्थेल्मोस होता है। तो ये आप पर्सन की आईज यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आईज हैं ये बहुत प्रोट्रूडेड और बल्ज आईज हैं, कि ये बल्ज हो रखी हैं बाहर की तरफ, कि ऐसा लग रहा है कि कोई शॉक लग गया हो पर्सन को, कि वो इतना बल्ज हो रखी है, उसकी आईज खुली हुई है, वाइड ओपन है आगे की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोफ्थेल्मोस बोलते हैं। इसमें और साथ साथ क्या होता है? डिप्लोपिया, डबल विजन हो सकता है, और जो आईज है वो इरिटेटेड और ड्राई रहती हैं इसमें आईज। तो ये क्या है? एक्सोफ्थेल्मोस, जो कि टिपिकल साइन है किसका? ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी का। ग्रेव्स डिसीज में ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईज के पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आईज बाहर को बल्ज हो जाती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है इम्यून सिस्टम के मॉड्यूलेशन की वजह से। और एक इसमें क्या आता है? प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है? प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। आप याद रखना, यहाँ पर सिर्फ मिक्सेडिमा मैं नहीं लगा रही, ये रेयर होता है लेकिन ग्रेव्स डिसीज में ऐसा हो सकता है। प्रीटिबियल मतलब प्रीटिबियल एरिया में शिन बोन के ओवर क्या होगा कि ये जो लोअर लेग्स हैं यहाँ पर क्या होगा कि स्किन ऐसी रहेगी, जैसे ऑरेंज का पील देखा आपने, ऑरेंज बाहर से, उस तरह से स्केली स्किन रहेगी, वैक्सी स्किन रहेगी। और ये नॉन पिटिंग जो एडीमा है, ये नॉन पिटिंग एडीमा होगा। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो फैट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन में, इसकी वजह से ये होता है ग्रेव्स डिसीज में। और बैक में भी इस तरह का ये दिखाई देगा। अब ये जो कंडीशन है ये प्रीटिबियल मिक्सेडिमा है, जो कि ग्रेव्स डिसीज में होगा। बाकी कई जगह भी अगर आपको मिक्सेडिमा आता है या फिर मिक्सेडिमा कोमा आता है, वो कहाँ पर कंडीशन होती है? ये होती है हाइपोथायराइडिज्म में। और इसके अलावा गोइटर भी होगा। गोइटर मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो अनलार्ज हो जाएगी। डिफ्यूज गोइटर हमें ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो रिलीज हो रहा है वो थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, जिसको गोइटर बोलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ ग्रेव्स डिसीज? इनमें से कौन सा हॉलमार्क साइन है ग्रेव्स डिसीज का? तो मिक्सेडिमा, एक्सोफ्थेल्मोस, ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड इंटॉलरेंस। अब यहाँ पर ये सारे सिम्टम्स, चाहे मिक्सेडिमा है वो हाइपोथायराइडिज्म का है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का लो होना हाइपोथायराइडिज्म में होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब ठंड बहुत लगती है वो भी हाइपोथायराइडिज्म में होता है। इसका उल्टा होता है किसमें? हाइपरथायराइडिज्म में, जैसे कि टैकीकार्डिया होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है हाइपरथायराइडिज्म में, प्लस मिक्सेडिमा नहीं होता है, यहाँ पर प्रीटिबियल मिक्सेडिमा होता है। मैंने आपको बताया कि मिक्सेडिमा एंड मिक्सेडिमा कोमा किस में हो रहा है? हाइपोथायराइडिज्म में हो रहा है। तो यहाँ पर हॉलमार्क साइन किसका है ग्रेव्स डिसीज का? एक्सोफ्थेल्मोस। तो एक्सोफ्थेल्मोस किस में होता है? ग्रेव्स डिसीज में होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो थायराइड हार्मोन जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं उसको थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि थायरोटॉक्सिक क्राइसिस भी इसको बोलते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब इसमें पर्सन की डेथ हो सकती है अगर इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया जाए। इसमें क्या होता है? सीवियर टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, हाइपरथर्मिया होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और डिलीरियम, पर्सन क्या रहता है? कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो ये थायराइड स्टॉर्म है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि पर्सन को IV फ्लूइड्स इसमें दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ट्रेमर्स, ट्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन इसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस साथ में ही इसमें
एंटी थायराइड मेडिकेशंस दी जाती है जैसे कि मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोड्यूरेसिल। उसके अलावा यहाँ पर आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं कंडीशन को मैनेज करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनडायरेक्टली क्या करते हैं, T4 का T3 में कन्वर्जन नहीं होने देते, तो इसलिए कंट्रोल करके रखते हैं थायराइड हार्मोन्स को। तो ये सभी इसकी जो मैनेजमेंट है वो दी जाती है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मीन्स जो बोन्स हैं उसकी रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। बोन रिजॉर्प्शन का इंक्रीज होना मतलब कि बोन्स में से जो मिनरल्स हैं वो ब्लड में निकल के आने लग जाते हैं, जिसके कारण बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, इजिली ब्रेक डाउन हो सकती है। वो किसकी वजह से होती है, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाए। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि थायराइड हार्मोन का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है, तो एट्रियल AF हो सकता है, इसमें हार्ट फेल भी हो सकता है। विजन लॉस किस वजह से हो सकता है, क्योंकि एक्सोफ्थेल्मोस जो हमने कंडीशन देखी जो कि आइज को अफेक्ट करती है जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए ग्रेव्स डिसीज में। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, देखो TSH का लेवल लो रहेगा, मैंने आपको वहां पर पैथोफिजियोलॉजी में समझाया था कि T3 और T4 का हार्मोन का जो लेवल है वो हाई रहने की वजह से टेस्ट में हमें क्या पता लग जाएगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट में, कि T3 T4 का लेवल हाई है और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल हाई है। लेकिन TSH का लेवल लो है, ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हाई T3 T4 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से TSH का जो लेवल है वो लो रहता है। तो ये हमें टेस्ट में देखने को मिलेगा। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करते हैं तो उसमें क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज है तो वो ओवर स्टिमुलेटेड भी है, तो वो क्या करती है, आयोडाइन का अपटेक कर लेती है, इंक्रीज आयोडाइन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। थायराइड अल्ट्रासाउंड में हमें देखने को मिलेगा गॉइटर देखने को मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी थायराइड ड्रग्स। सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स थायराइड हार्मोन्स के जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करती है, स्लो करती है। तो इसमें क्या आता है, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोड्यूरेसिल। अब ये जो मेथिमाजोल है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता। मेथिमाजोल फीटल एबनॉर्मेलिटी इससे हो सकती है। जो प्रोपाइल थायोड्यूरेसिल है ये प्रेगनेंसी में प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है देना। लेकिन इसमें क्या है कि लीवर फेलियर के भी चांसेस रहते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट रेगुलरली करना होता है और मॉनिटर करना होता है। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जिसमें हम प्रोप्रेनोलोल देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, एंजाइटी, इसको कंट्रोल करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि आयोडीन देने से क्या होता है कि हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो आयोडीन है ये स्पेशल आयोडीन है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। तो ये आयोडीन को जो थायराइड ग्लैंड है वो अपटेक तो कर लेगी क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो ये उन जो सेल्स है थायराइड सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या करता है, ये ट्रीटमेंट थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है ताकि वो हार्मोन की प्रोडक्शन कम करे। ये एक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का रिमूवल। तो ये सर्जरी है। ये जो सर्जरी है ये हम तब करते हैं जब ये वाले जो ट्रीटमेंट है ये फेल हो जाए या फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो इतनी ज़्यादा एनलार्ज हो गई है, तब ये रिमूव करना पड़ता है। अब इसमें एक और चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमने हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि वो कैलोरीज जल्दी बर्न हो रही है, तो पेशेंट को एनर्जी भी चाहिए इसलिए। दूसरा, पेशेंट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, इरिटेबिलिटी रहती है, ज़्यादा एंगर रहता है, तो पेशेंट को एक तो कूल एनवायरनमेंट क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हीट इंटॉलरेंस, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये जो थायरॉयडेक्टमी है इसकी नर्सिंग केयर क्या है, थायरॉयडेक्टमी होने के बाद सबसे पहले लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है क्योंकि ये लैरिंग्स के पास है, वहां पर लैरिंजियल नर्व है। थायराइड को रिमूव करते टाइम लैरिंजियल नर्व में इंजरी हो सकती है। इसका साइन क्या है, होर्सनेस, जो पेशेंट की जो वॉइस है वो होर्सनेस उसमें रहेगी। उसके बाद हमें ये मॉनिटर करना है। देन है वॉच फॉर हाइपोकैलेसीमिया। थायराइड ग्लैंड के पीछे हमने देखा था 4 क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, और क्योंकि वो उसके इतने क्लोज है थायराइड ग्लैंड के, पैराथायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते टाइम वो इंजर, डैमेज या फिर वो भी रिमूव हो सकती हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है ब्लड में। तो अगर ये रिमूव हो गई या फिर ये इंजर्ड हो गई तो कैल्शियम का ब्लड में लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसको हाइपोकैलेसीमिया बोलते हैं। इसके साइंस क्या है, मसल वीकनेस, टेटनी, ये देखने को मिलेगा, मसल क्रैम्प्स एंड टेटनी। दूसरा है क्योंकि जो यहाँ पर देखो एयरवे के आसपास
क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, या फिर अगर लेरिंजियल नर्व इंजरी हो जाती है तो हमें क्या देखना है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होगी, तो एबीसी को मेंटेन करना है, एयरवे ब्रीदिंग, इसको हमने ध्यान में देखना है। तो इसलिए हमें ट्रैकियोस्टमी किट जो है बेड साइड पर ही रेडी रखनी है इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम देते हैं ग्रेव्स डिसीज में या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में, लेकिन ये प्रेगनेंसी में नहीं देते। क्यों नहीं देते? कैन कोज फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कर सकता है, इनइफेक्टिव होता है ये प्रेगनेंसी में देना, लीड्स टू थायराइड स्टोम इससे हो सकता है, कोजेस फीटल हाइपरथायरॉयडिज्म इससे हो सकता है। तो देखो ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और ये फीटस में भी फीटल के थायराइड ग्लैंड है उसको भी डैमेज कर सकती है, जिसके कारण जो फीटस है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट कैन कोज फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसलिए हम ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी में। तो वैसे भी ये रेडियो एक्टिव है तो प्रेगनेंसी में नहीं देना होता। So I hope आपको ये वीडियो क्लियर हुई। If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.